हेलो बच्चों, पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया कि मिट्टी संसाधन के विषय में कि मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन होने के साथ साथ एक नवीकरणीय संसाधन है। आज हम चर्चा करेंगे भारत में मिट्टी का वर्गीकरण, यानी कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो शैलों के नेचर और लोकल क्लाइमेट यानी जलवायु के आधार पर भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिनमें पहला है पर्वतीय मिट्टी। तो जिस तरीके से विषुवत रेखा से ऊपर नीचे जाने पर जलवायु और टेम्परेचर में विभिन्नता पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से पर्वत से ऊपर नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ भी अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। अब मेन चीज़ है मिट्टी पर्वतों पर किस तरीके से पाई जाती हैं, उसके विषय में आपको हम बताते हैं कि जैसे किसी भी मिट्टी के निर्माण में मुख्य रूप से नदियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। और नदी का उद्गम स्थल पहाड़, आपको पता है, पहाड़ से जब नदी निकलती है तो उसका ढाल लंबवत होता है। लंबवत ढाल होने के कारण इसके अपर्दन की क्रिया भी बहुत तेज होती है, यानी अपने साथ ये बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को तोड़ते हुए नीचे लाती है। और ये पत्थर आपस में जब टकराते हैं तो छोटे कुछ हिस्सा उनका छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कंकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार से बनी मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार की मिट्टी देहरादून, नैनीताल यानी उत्तराखंड में विशेष रूप से पाया जाता है। और इसके अलावा हिमालय के ऊंचे भागों पर और ऊंचे वाले भागों पर जहां आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं वहां भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। खेती देख लीजिए, पर्वतीय मिट्टी पर चाय और फल की खेती मुख्य रूप से किया जाता है। और जहाँ कहीं सिंचाई की भी सुविधा है तो वहाँ पर गेहूं चावल की भी खेती किया जाता है। दूसरी जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। भारत का जो विशाल उत्तरी मैदान है वो इसी प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है। अब देखते हैं कि नदियों के विषय में आपको बताया, यानी नदियाँ जब मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो जो अपने साथ ऊपर से सिल्ट को या आसपास से जमा करती हैं सिल्ट को, वो उसे आगे बढ़ाती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं उनको उन अवसादों को छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो इससे मिट्टी के ऊपरी परत पर एक विशेष प्रकार की आवृत्ति बन जाती है। और इसके साथ साथ वो जब और आगे बढ़ती हैं, यानी समुद्र में मिलने का जो टाइम आता है मुहाने पर, उसके पहले नदी का ढाल बिल्कुल कम हो जाता है। और ढाल कम हो जाने के कारण नदी वृक्ष के समान कई शाखाओं में बढ़ जाती है। और एक विशेष प्रकार की आकृति वहाँ बनाती है डेल्टा, जिसके आसपास की मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ होती है, यानी उसको भी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रकार की मिट्टी भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्य रूप से पाया जाता है, जबकि भारत के पश्चिमी भाग में इस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है वहाँ जितनी भी नदियाँ हैं उनका आकार छोटा होता है। और ये नदियाँ डायरेक्ट समुद्र में गिरती हैं, जबकि पूर्वी घाट की जितनी नदियां हैं वो समुद्र में मिलने के पहले आपको हमने बताया डेल्टा का निर्माण करती हैं। और पश्चिमी घाट की जितनी भी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण ना करके डायरेक्ट समुद्र में गिर जाती हैं। तो डायरेक्ट समुद्र में गिरने के कारण ये नदियां डेल्टा नहीं बना पाती, इसलिए यहाँ इस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है। अब इसी में आता है खादर और बांगर।
यानी खादर और बागर किसे कहते हैं, खादर और बागर मिट्टी भी होती है इसी क्षेत्र में। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, खादर मतलब खाद से युक्त और बागर मतलब होता है बंगार यानी पुराना। तो जलोढ़ मिट्टी को उसके एज के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी और दूसरी नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसको बागर के नाम से जाना जाता है और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जैसे नदियां हमेशा अपना रास्ता बदलती रहती हैं। सपोज कीजिए गंगा नदी को ले लीजिए। गंगा नदी आज जिस रास्ते से बह रही है, जरूरी नहीं कि 1000 साल पहले उसी रास्ते से बह रही होंगी, मतलब बहती होंगी, यानी 1000 साल पहले गंगा नदी की धारा किसी और तरफ से रही होगी या किसी और रास्ते से गुजर रही होगी। लेकिन आज जो धारा है, तो आज जहाँ से बह रही है उसके आसपास की जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, यानी उसको खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और पहले जिस रास्ते से बह रही थी यानी दूर वाली मिट्टी को बागर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब विशेषता क्या होती है कि खादर मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है जबकि बागर मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इसमें गेहूं, गन्ना, चावल व दलहन, विभिन्न प्रकार की दाल की खेती भारी मात्रा में किया जाता है। और आपको क्षेत्र हमने बता ही दिया कि इस प्रकार की मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। अगला है मरुस्थलीय मिट्टी। नाम से भी स्पष्ट होता है कि जो रेतीली जमीन है उसको मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से यानी जहाँ रेत या बालू के कण पाए जाते हैं उसको मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे जो आपको लेटेराइट मिट्टी मिलेगा और मरुस्थलीय मिट्टी में अंतर इतना होता है कि लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि मरुस्थलीय मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वर्षा बहुत कम होती है। और भारत में इस प्रकार की मिट्टी राजस्थान, गुजरात तथा दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा के हिस्से में पाई जाती है। अब इस मिट्टी की विशेषता क्या होती है, जल ग्रहण करने की क्षमता इसमें नहीं होती है और जल ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती इसमें, और तो इसीलिए इसमें जीवाश्म का यानी अभाव पाया जाता है और यही कारण है कि ये मिट्टी उपजाऊ भी नहीं होती है। अगली जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकलता है उस लावा और राख के कणों से होता है। ये मिट्टी, इस मिट्टी में लोहा, फास्फोरस, सोना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बहुत सारे जीवांश के तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिणी मध्य प्रदेश के पठारी भागों में पाया जाता है। ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और उपजाऊ होने के कारण कपास की खेती इस मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अच्छा, इस मिट्टी की विशेषता ये होती है कि ये मिट्टी लसदार होती है, यानी पानी जब इस मिट्टी पर पड़ता है तो कुछ ही समय में ये मिट्टी चिपकना शुरू कर देती है, चिपचिपाहट आना शुरू हो जाता है। अगली मिट्टी है लाल या पीली मिट्टी। लाल मिट्टी मतलब इस मिट्टी में जो लौह अयस्क होते हैं उन लौह अयस्कों की मात्रा, यानी जो पुराने लौह अयस्क हो जाते हैं जिनमें जंग लग जाती है तो उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है और यही कारण है कि इस मिट्टी में लोहे का अंश ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
और इस प्रकार की मिट्टी भारत के तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का रंग लाल और हल्का पीला होता है। ये मिट्टी दक्षिण के पठार और पहाड़ी भागों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इस मिट्टी में की विशेषता ये होती है कि जैसा आपको हमने बताया कि ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो बहुत ज़्यादा वर्षा होने के वजह से इस मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो यानी सिलिका की मात्रा बढ़ जाती है और इसमें केवल एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम ही पाया जाता है। तो इस प्रकार की मिट्टी में ज्वार, बाजरा, गेहूं, दलहन आदि फसलें उत्पन्न की जाती हैं। अगला है वन मृदा यानी जंगली मिट्टी। तो इस प्रकार की मिट्टी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर भारी मात्रा में बरसाई वन पाए जाते हैं, यानी बरसाई वन वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब इस मिट्टी के स्वरूप में जो वन के यानी जंगल के जो इन्वायरमेंट हैं उसके आधार पर इसमें परिवर्तन होता रहता है और ये मिट्टी नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेष तौर पर पाई जाती हैं और ये मिट्टी उपजाऊ भी बहुत अधिक होती है। तो इस तरीके से आप लोगों को हमने मिट्टी के वर्गीकरण के विषय में बताया कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब आपको बताते हैं भारतीय मिट्टी के गुण। तो पहला तो यह है कि भारत में पाई जाने वाली जो पहली मिट्टी आपको हमने बताया पर्वतीय मिट्टी, उसका कलर जो होता है ग्रे कलर का होता है और इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और यही कारण है कि इसमें चावल और चाय की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसी तरह से जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसीलिए पूरे देश में इस प्रकार की मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा फेमस होती है। तो इस तरीके से लेटेराइट मिट्टी जो होती है वहाँ चाय, रबड़, काजू, कहवा व गन्ने की खेती के लिए जानी जाती है। लेकिन अब देखिए अगला पॉइंट है, भारत में अधिक वर्षा वाले भागों में मिट्टी का अपरदन बहुत तेजी से होता है और भारत के मैदानी भागों में मिट्टी का अपरदन तेजी से होता है। तो मरुस्थलीय भाग में मिट्टी के अपरदन, तो जहाँ मैदानी भागों में नदियों के द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है, वर्षा के द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है, तो मरुस्थलीय भागों में वायु के द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है। अब और एक चीज है कि भारत का में ज्यादातर महीने टेम्परेचर अधिक होता है, उच्च तापमान पाया जाता है। तो उच्च टेम्परेचर की वजह से मिट्टी के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उसमें विघटन होता रहता है। इसके साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो लगातार खेती करने के कारण कम होती चली जा रही है। अगला जो पॉइंट है कि भारतीय मिट्टी का जो अपरदन हो रहा है, अपरदन का कारण आपको हमने चलिए फिर से भारतीय मिट्टी यानी मिट्टी का अपरदन किन तरीकों से होता है वो आपको हम बता रहे हैं कि मृदा अपरदन के दो कारक महत्वपूर्ण होते हैं, मेन होते हैं, एक प्राकृतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक जो मिट्टी के अपरदन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वर्षा, अत्यधिक वर्षा, यानी आपको अभी हमने बताया कि जैसे मैदानी भागों में अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी का अपरदन होता है, रेगिस्तानी भागों में वायु के द्वारा
मिट्टी का अपरदन होता है। और दूसरा जो कारक है वो है मानवीय कारक। इसके अंतर्गत मानव जो जिम्मेदार है मिट्टी के अपरदन के लिए, उसमें है सबसे ज़्यादा पहला जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो है अत्यधिक सिंचाई। फसलों में सिंचाई ज़्यादा मात्रा में करने से मिट्टी का अपरदन हो रहा है। दूसरा है माइनिंग यानी खनन के द्वारा। अगला कारण है ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। तो इन कारणों से हमारे देश की मिट्टी का अपरदन हो रहा है। संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसका अगर हम उल्टा कर देते हैं तो यानी माइनिंग पर रोक लगाया जाए, सिंचाई के लिए नई स्प्रिंग सिस्टम द्वारा सिंचाई किया जाए, और जो भारी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं तो पेड़ काटने पर रोक लगाई जाए और ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाए जाएं, और रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाए। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मेड़बंदी किया जाए, पेड़ के खेत के किनारे किनारे पेड़ लगाए जाएं। तो इस तरीके से हम कुछ ये जरूरी विधि अपना करके या उपाय करके मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। सरकार के द्वारा मिट्टी के संरक्षण के लिए 1953 में एक केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना किया गया, और इसके जो उद्देश्य रहे वो कटाव युक्त भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला जाए, मरुस्थलों के विस्तार पर नियंत्रण किया जाए, और वर्तमान कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति में किसी भी प्रकार की कमी न आए। इसके लिए जयपुर, जोधपुर, देहरादून व कोटा में अनेक अनुसंधान स्थापित किए गए। तो इस तरीके से इस चैप्टर में आप लोगों को हमने संसाधन यानी रिसोर्स के विषय में बताया, इनका डेवलप कैसे किया जाए इसके विषय में बताया, और संसाधन के अंतर्गत आपको मिट्टी संसाधन के विषय में बताया। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं जिसके आंसर आपको करने हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे हमने लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आपको शार्ट में लिखना है सारे क्वेश्चन के आंसर, यानी आपको रिसोर्स के विषय में डेफिनेशन लिख देना है और ये कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। थर्ड वाला है बांगर और खादर मिट्टी में क्या अंतर है। चौथा है भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं, यानी भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे समाप्त होती है, इसके विषय में आपको लिखना है। पांचवा है भारत में भूमि का उपयोग किन किन तरीकों से किया जाता है, यह आपको लिखना है। छठवां है रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया, यह आपको केवल सन लिख देना है। और सातवां संभावी संसाधन किसे कहते हैं। तो ये 7 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख के रखने हैं। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।